देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। अब इस समय बात करेंगे एमपी की बड़ी खबर की, जहां सियासत का पारा हाई हो गया है। मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के पहले कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी थी। उन्होंने सुबह करीब 9:03 पर बतौर राज्य मंत्री शपथ ले ली। गलती का एहसास हुआ तो उनको करीब 9:18 पर फिर से कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और फिर शुरू हुआ सियासी ड्रामा। आइए ग्राफिक से पहले जानते हैं कि आखिर राम निवास रावत हैं कौन। श्योपुर के विजयपुर से छठी बार विधायक बने हैं राम निवास रावत। उसके साथ ही चंबल क्षेत्र में ओबीसी के वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है। 2019 में मुरैना सीट से चुनाव भी लड़े थे। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इनकी जिम्मे थी। दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो यह कोई पहली दफा नहीं होगा इनके लिए। दिग्विजय सिंह के सरकार में इन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ली थी। वहीं अप्रैल 2024 में बीजेपी में शामिल हो चुके थे। श्योपुर के विजयपुर से विधायक है, तो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर राम निवास रावत राजनीति में वो छवि है जो ओबीसी वर्ग में एक अपनी अलग छवि रखता है। एक बड़े नेता है, एक बड़ा वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं उनके जिम्मे है। 2019 में मुरैना सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। साथ ही एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो अप्रैल 2024 में यानी इसी लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। श्योपुर के विजयपुर से छठी बार विधायक बने थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस पूरे शपथ पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास विजयपुर विधायक रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए पिटीशन लगाई है। शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। तो मामला बस यही से है। मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज रामनिवास रावत को जब शपथ दिलाई गई, तो कांग्रेस के बीच से कहीं ना कहीं सवाल और निशान तोमर पर, रामनिवास तोमर और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर और सीएम मोहन यादव पर भी सवाल और निशान खड़े होते नजर आए। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। शपथ पर जो सियासत शुरू हुई है रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण के बाद, तो क्या कुछ रहा इसमें और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया। इस तमाम जानकारियों के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। उसके साथ ही अजय धौले बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं प्रशांत श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चैनल सीओए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अजय धौले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। जी नमस्ते। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय जी आपके पास आएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। और जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और मांग भी कर रही है कि दल बदल कानून के तहत कहीं ना कहीं रामनिवास रावत पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो दर्शकों को पहले जरा सा विस्तार में बता दीजिए दल बदल कानून होता क्या है और इसमें जब कार्रवाई होती है तो इसके क्या प्रावधान है। देखिए, बिल्कुल राघवेंद्र, जनता को ये जानना भी चाहिए कि दल बदल कानून है क्या और किस तरह से आया विधानसभा में चीज़ लेके आए। ये बहुत पहले से चल रहा है। 1985 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2003 में मूल रूप से इसको लागू किया गया, जिसमें ये कहा गया अगर कोई दल बदल करता है, कोई भी पार्टी का कोई विधायक दल बदल करता है, कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए दल बदल के कानून के तहत में। और अगर उस बीच में अगर कोई अकेला कोई विधायक दल बदल करता है या किसी प्रलोभन में करता है या किसी मंत्री पद या किसी अपेक्षा से करता है, तो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई का पूरा जो मसौदा तैयार होता है वो सभापति अध्यक्ष के पास जाता है। वही तय करते हैं कि किस तरह से इनको निलंबन किया जाए या फिर इनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो दल बदल कानून का मसौदा जो तैयार हुआ उसको लेकर ये प्रतिक्रिया है। चलिए, अब अजय जी सीधे सीधे आपसे एक सवाल हम यही करेंगे। जो कांग्रेस का आरोप लगातार लग रहा है कि आप लोग ऐसे नेताओं को झांसा देते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन देते हैं और अपने पार्टी में शामिल करते हैं और उनको इस तरह से इनाम देते हैं मंत्री में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह देकर। कांग्रेस का ऐसा आरोप है।
देखिए, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, इससे देश की राजनीति नहीं चलती। देश की राजनीति चलती है देश हित और जनहित का विचार करने वाले राजनेताओं से। भारतीय जनता पार्टी में उन सभी नेताओं का स्वागत है जो राष्ट्र प्रथम की नीति को मानते हैं, जो नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर गरीब कल्याण और जन कल्याण का काम करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर रामनिवास रावत जी एक बहुत ही सम्मानीय नेता हैं। उनका प्रदीर्घ संसदीय अनुभव है और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका एक अपना वर्चस्व रहा है। ऐसे नेता यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हो, प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं का स्वागत करेगी। और आपने देखा भी है कि भविष्य में भी भूतकाल में भी ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों से आए हुए नेताओं को उनकी योग्यता और क्षमता अनुरूप दायित्व दिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यह भी मानती है कि व्यक्ति में दोष नहीं होता, वो विचार में दोष है। और वो विचार जो है, कांग्रेस का मूल विचार सिर्फ एक परिवार के प्रति समर्पित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के प्रति समर्पित है। और हमारा विचार जो है राष्ट्र प्रथम का विचार है। यदि किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रहित में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम कर रही है। अब रामनिवास रावत जी को मंत्री बनाया तो मुझे लगता है कांग्रेस को दिक्कत इस बात की है कि उनके अच्छे और योग्यतावान क्षमतावान नेता उनका दल छोड़ रहे। और यही कांग्रेस की और दयनीय स्थिति होगी जब तक के राहुल गांधी जैसा नेतृत्व कांग्रेस के पास में है, तो कांग्रेस की स्थिति यही होगी और इससे खराब होगी, क्योंकि वहां योग्यताओं और क्षमताओं को दरकिनार करके अजय जी देखिए, दो सवाल यहाँ आप ही की बात से मैं निकाल कर आपसे पूछ रहा हूँ। वो कौन सा मैग्नेटिक पावर है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए? और दूसरा ये सवाल कि आखिर कारण क्या हो रहा है कि उतने अच्छे नेता, उतने बढ़िया नेता जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, उतनी बड़ी पार्टी छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र, दो बातें, जैसे आपने की 2 बातों का विषय रखा, दोनों बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि योग्यता, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस में योग्यता और क्षमताओं का सम्मान ही नहीं हो रहा है। जो गांधी परिवार के दरबारी हैं उन्हीं का वर्चस्व रहेगा, उन्हीं को आगे अवसर मिलेंगे। ये इस प्रकार की कांग्रेस की हमेशा से राजनीति रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का दबाव बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का प्रलोभन या दबाव इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हम लोगों को तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रामनिवास रावत जी जैसे व्यक्ति को लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाके काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही मध्य प्रदेश में 163 एमएलए है, इतना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट मिला है 2023 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यदि उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, उन्हें अपने क्षेत्र का विकास का विषय हो, विकास, तो देखिए, विकास की राजनीति, देश की राजनीति, देश का विकास या व्यक्तिगत विकास, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे अजय जी, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रावत साहब थे उनको वो शीर्ष नेतृत्व नहीं मिला कांग्रेस में, इस वजह से वो नाराज हो गए। तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व अपने व्यक्तिगत विकास के लिए होता है, कहीं ना कहीं उनके भी व्यक्तिगत करियर में वो असर करता है। इस वजह से नाराजगी से वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो विकास किस तौर पर, पैमाना क्या है, देश का विकास, व्यक्तिगत विकास या पार्टी का विकास? अजय जी, एक तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पे प्रश्न उठाने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रामनिवास रावत जी कांग्रेस के विपरीत काल में भी निर्वाचित होकर आए, 6 बार के विधायक हैं, तो उनका अपना स्टैंड है, उनकी अपनी राजनीति है। और यदि गांधी परिवार और कांग्रेस को ये लगता है कि हमारी वजह से नेता हैं ऐसे जो योग्यतावान क्षमतावान नेता हैं, तो ये उनकी दिक्कत है। मूलतः व्यक्तियों को अपने काम करने के लिए दलों का चुनाव करने का अधिकार है, ये उनका नैतिक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा दल है, उसके साथ में जुड़ के काम किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि उनकी योग्यता और क्षमता और दीर्घ जो अनुभव है उसका कहीं ना कहीं उपयोग लेने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें कैबिनेट में मिनिस्टर बना के सम्मानित किया। चलिए अजय जी, आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन देखिए, इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल प्रशांत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं जैसे ये कह रहे थे अजय जी, जैसा कह रहे थे कि सबको आज़ादी है, वो अपने अनुसार दल चुन सकता है, दल बदल सकता है। लेकिन अभी तो इन्होंने चुनाव से पहले दल बदल लिया। काफ़ी ऐसे देखे गए नतीजे, जब चुनाव किसी और पार्टी से जीता जाता है उसके बाद दल बदल लिया जाता है। तो क्या ये जनादेश की अवहेलना नहीं है प्रशांत जी, कि हम आपको किसी और विचारधारा पे चुनते हैं, फिर उस विचारधारा को ठुकराकर आप दूसरे विचारधारा से जुड़ जाते हैं? तो एज ए राजनीतिक विश्लेषक आपकी इस पर क्या राय है, क्या टिप्पणी होगी? देखिए राघवन, बिल्कुल एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी। जैसे अजय जी ने कहा कि उनकी कांग्रेस में कोई पूछ परख नहीं हो रही थी
और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था। तो हमें लगता है कि बीच में भी ऐसे कई बड़े नेता हैं, कई सालों से जीतते आ रहे हैं, 6 बार 5 बार के जो विधायक हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए। उनको क्यों सम्मान नहीं दिया गया? तो क्या दूसरी पार्टी का नेता अगर कहीं से जीत के आ रहा है तो उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा तो हम सम्मान देंगे? जो हमारी पार्टी में लोग हैं हम उन्हें सम्मान क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? पहले बात तो ये तय होती है, क्या हमें दूसरे दल से लाके ही उनको सम्मान देना पड़ेगा, या हमारे दल में जो पुराने नेता हैं, जो पुराना कार्यकर्ता है, जो चुन के आ रहा है, हमें उन्हें सम्मान पहले देना चाहिए? दूसरे दल से लेके आके सम्मान देना, तो ये तो कहीं अलग बात हो जाती है। ये तो बातों को घुमाने की बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पार्टी में कोई आपका कार्यकर्ता है और काफ़ी समय से वो जीतता आ रहा है, तो सम्मान पहला जो हक है वो उसका है और उसको ही मिलना चाहिए। और इसी सम्मान और हक ना मिलने के बाद रामनिवास रावत जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद। राम पांडे, देखिए सवाल यही उठ के सामने आ रहा है कि आखिर क्यों रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। प्रशांत जी भी यही कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय जो जुड़े हैं उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि उनको भी आवश्यकता नहीं थी इनकी, और आप कांग्रेस भी यही कह रही है कि हमें भी ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और सम्मान की बात हो रही है, आपकी पार्टी में ऐसे बड़े नेताओं को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है कि उन्हें दूसरे पार्टी का दामन थामना पड़ रहा है? क्या होता है सम्मान? क्या मतलब मुख्यमंत्री बना दे सबको या प्रधानमंत्री बना दे सबको? रामनिवास रावत जी को 8-9 बार टिकट दिया, इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? कमलनाथ जी की सरकार थी, तब वो चुनाव हार गए, तो उस समय मंत्री बना नहीं सकते थे क्योंकि वो चुनाव हार चुके थे। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार नहीं है, वो कभी सांसद रहे नहीं कि केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाता। तो और क्या सम्मान होता है? और नहीं था सम्मान तो ये आखिरी चुनाव उन्होंने कांग्रेस से क्यों लड़ा? और लोकसभा जो चुनाव चल रहे थे तब कांग्रेस पार्टी कह रही थी, मैं भी कह रहा था कि इनको मंत्री पद का लालच दिया है इसलिए गए। हम लोग कह रहे थे कि इनको पैसे का लालच दिया गया है इसलिए गए। हम कह रहे थे कि इनको डराया गया है इसलिए गए। आज वो सारी बातें सच सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कोई मंत्री पद का लालच नहीं दिया है, हमने कोई लालच नहीं दिया है। अब लालच नहीं दिया है तो फिर मंत्री क्यों बनाया? फिर हम कहते हैं ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मुख्यमंत्री के सामने ज्वाइन कर ली, विधानसभा अध्यक्ष जितने भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब उनके सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? वही कमलेश शाह तो ले लिया ना आपने छिंदवाड़ा में। अब सुना है कि आज इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब 1 महीने 2 महीने 4 महीने में इनका चुनाव होगा। मैंने तो सुना है कि इन्होंने चुनाव आयोग से भी सेटिंग कर ली है कि जब ये चाहेंगे तब चुनाव होगा। हो सकता है 3, 4, 5, 6 महीने ये पहले मंत्री पद का भोग करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके आखिरी समय में चुनाव होगा। तो ये वाली बात तो साबित हो गई जो कांग्रेस कह रही थी कि लालच। दूसरा, हम डर। रामनिवास रावत जी के कॉलेज, पेट्रोल पंप सब बंद कर दिए गए थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वो सारे के सारे उनके चालू हो गए। तीसरा, पैसे का प्रमाण वो भी सामने आ जाएगा। 3 में से 2 प्रमाण तो आपके सामने आ ही चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सम्मान, अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक ने बड़ा सही कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में 163 विधायक हैं, 4, 5, 6, 7, 8 बार के जीते हुए विधायक हैं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी में 20-30-40 साल से रात दिन? राम पांडे जी, आपके सवालों का जवाब सीधे सीधे अजय जी से ही ले लेते हैं। अजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे यही सवाल, राम पांडे जी का जो मुख्य सवाल है कि कौन से सम्मान की बात आप कर रहे हैं? इनका कहना है कि आपके पार्टी में जो बड़े नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो बहुत विगत वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको तो आप सम्मान दे नहीं पा रहे हैं। फिर ऐसे जब कांग्रेस से नए नेता जब निकल के आपके पास आते हैं उनको तुरंत मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। अजय जी, मुझे लगता है कि राम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी में हमारे योग्यतावान, क्षमतावान और ऊर्जावान, दायित्ववान नेताओं को दायित्व दिए जाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और अपने बलबूते पर अनेकों राज्यों में सरकार है। आज केंद्र में विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। रही बात रामनिवास रावत जी की, तो उनकी योग्यता, क्षमता और संसदीय कार्यों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी को लेना है और इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मतलब आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके सारे अनुभवों पर पानी फेर रही थी कांग्रेस पार्टी, उनको इसका एहसास नहीं था कि वो इतने अनुभवी हैं? आपने देखा है उनसे अगर रामनिवास रावत जी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके जैसे
उनके ना कहने को माना जा रहा था, ना उनके अनुभवों का लाभ लिया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को दरबारी बन के रहना है तो फिर ऐसे लोग कांग्रेस में क्यों रहेंगे? तो यही तो राम पांडे जी का सवाल है कि आप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं और उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको मंत्रिमंडल में बैठाएंगे। हम लोग योग्यता क्षमताओं का उपयोग ले रहे हैं। अच्छे योग्यतावान क्षमतावान नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों से आए हुए, आप देखेंगे, अब असम का उदाहरण ले लेंगे, कांग्रेस से आए हुए हिमंता बिस्वा शर्मा आज असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण, पेमा खांडू जी का उदाहरण ले लीजिए। तो हमने योग्यतावान लोगों को काम दिया है। ये कांग्रेस नहीं है कि सिर्फ एक परिवार का दरबारी बनने के बाद ही आपको दायित्व मिलेगा। राम पांडे जी, देखिए, सवाल का जवाब आप सीधे सीधे अजय जी तक पहुंचा दीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि आपके पार्टी में दरबारी बने रहेंगे तो काम चलेगा, आवाज उठाएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा है क्या कांग्रेस पार्टी में? अब क्या मैं कितनी बार जवाब दूं? 8-9 बार तक विधायक का टिकट देना, सांसद का टिकट देना, इतना सम्मान करना, ये क्या दरबारी के निशान है? मतलब इनका कहने का मतलब है कि रामनिवास रावत जी पिछले 40 साल से, जब से कांग्रेस में है तब तक चमचागिरी करते रहे, तब तक वो दरबारी ही बने रहे। मतलब 40 साल तक वो इंसान सहन करते रहे, उनको चमचागिरी और दरबारी इतना पसंद आया। मतलब क्या बकवास है। अभी कह रहे थे हमारी विचारधारा से आता है, अब व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं। अब गांधी परिवार के पैरों की धूल भी नहीं है। आज इनकी आवाज जो निकल रही है गांधी परिवार के कारण निकल रही है, नहीं तो अंग्रेजों की गुलामी करते रहते। वैसे भी ये अंग्रेजों के साथ थे। ये परिवारवाद पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। अशोक चौहान, उनका नाम क्यों नहीं लिया? उन पर तो इन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने सेना के फ्लैट खा लिए और सेना के साथ उन्होंने घोटाला कर दिया। उनको नरेंद्र मोदी जी ने सीधा राज्यसभा सांसद बना दिया। अजीत पवार का नाम क्यों नहीं लिया? उनको सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी थे जिनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से बचना था, सब आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यदि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जहां भ्रष्टाचार आप खुल के कर सकते हो, यदि पहले कभी आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप बेधड़क भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा जाने का फायदा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन पर आप राज कर सकते हो। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, सबका हाल लाल के सांडवाणी जैसा कर दिया गया। जब लाल के सांडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम, ऐसे 50 नेता हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा। सत्वंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी इनकी छोड़कर चले गए हैं। तो ये पार्टी जो अभी जो कर रही है, संविधान और लोकतंत्र के विरोध में जा रही है। एक तरफ तो कहते हैं एक देश एक चुनाव, अभी कमलेश शाह का चुनाव चल रहा है, इसके बाद रामनिवास रावत का चुनाव होगा, फिर निर्मला सप्रे का चुनाव होगा। मोहन यादव और उनके पूरे 30-35 मंत्रिमंडल वहां पड़े रहते हैं। प्रदेश बर्बाद होता जा रहा है। अब बताइए, पूरे दुनिया में इतना कर्जा लिया होगा, 85,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। चलिए राम पांडे जी, आपका जवाब हम दिलवाते हैं अजय जी से। अजय जी, जो लोग जिनके दामन में दाग होते हैं भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो दाग साफ हो जाते हैं, ऐसा आरोप है राम पांडे जी का। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस तो ऐसे ही आरोप कर करके जो आज कांग्रेस का पतन हो रहा है इसीलिए हो रहा है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं फिर कांग्रेस कहते हैं कि ये तो दागी थे, जब तक के कांग्रेस में रहते हैं तब वो बेदाग होते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस को अपनी जी अजय जी विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें ये चलिए अजय जी की आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए आप तक फिर जुड़ेंगे अजय जी। लेकिन उससे पहले हम पहुंचते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, जैसे चर्चा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से तमाम राजनीतिक गलियारों में जो ऐसे सवाल उठ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देश को क्या मैसेज जाएगा इसका कि देखिए, जब इस तरह से राजनीतिक सियासत में एक बड़े शीर्ष नेता जो होते हैं उनको जब पार्टी में उस तरह का स्थान नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है विचारधारा की जो लड़ाई है, तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है इस पर आम जनता पर कैसे असर पड़ता है? तो राघवन जी, अब राजनीति का स्वरूप बहुत बदल चुका है। पहले हम देखा करते थे कि एक राजनेता कुछ कहता था, उसको जनता भी बड़े गंभीरता से लेती थी और बात भी सुनती थी और बात भी मानती थी। अब चूंकि
सदियां बदल गई, लोग बदल गए, युवा आ गया है। युवा जो है वो अब समझने लगा है, वो आज उसके पास गूगल है, मोबाइल है उसके हाथ में, तो वो सबसे पहले सारा डेटा निकाल लेता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो सारा एनालिसिस कर लेता है। तो आज जो परिस्थितियां हैं राजनीति की वो अलग तरीके से हो गई हैं। अब कोई भी बयान देता है, कुछ भी कहता है, किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, सारी चीज़ें, तो लोगों को भी पता चल गया है कि क्यों जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां तो बदली हुई हैं, लेकिन राजनीति का एक स्वरूप अब नया सामने आ गया है कि सत्ता जो है वो किसी ना किसी रूप में मुझे चाहिए, क्योंकि अगर हम पद पे रहेंगे तो हमारा अलग ही जलवा होगा, क्षेत्र में भी चीज़ें होंगी। हो सकता है कहीं ना कहीं ये हो कि हम अपना विकास कर लें और सारी चीज़ों को लेके भी एक वर्चस्व वाली लड़ाई भी स्थिति बन गई है क्षेत्र में कि नहीं, मेरा वर्चस्व होना चाहिए, मेरे पास एक पावर होनी चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं मन में रहता है कि अब मैं बहुत समय से हूँ तो मुझे एक पावर सोर्स चाहिए, तो ये भी मन में रहता है विधायकों के। तो वो ये चाहते हैं कि किस दल से मुझे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो उस तरह वो रुख भी कर रहे हैं सारी चीज़ों का राघवन। तो इन चीज़ों को अब आगे हम देखते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि अब जो राजनीति है वो कहीं भी जनता के हित में नहीं है या जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, वो स्वयं का हित देख रही है कि मैं अपना हित कहाँ से साध सकता हूँ। तो हितवाद पे चल रही है सारी चीज़ें, कहाँ से मुझे फ़ायदा मिलेगा, मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड कर लूँ, कैसे कर लूँ। जनता की कोई बात नहीं कर रहा है कि जनता के मुद्दों पे हम कहाँ लड़ें। जनता परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उनके क्षेत्र में रोड नहीं बन रही है, उनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको खाने की व्यवस्थाएँ नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं हैं, वो बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए, उस पर लड़ाई नहीं होती है, उस पर विधानसभा में बात भी नहीं होती। हम कई समय से देखते हैं विधानसभा का सत्र चलता है तो पूरा चल ही नहीं पाता, 4-5 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो पहले ये सत्र जो चलते थे काफ़ी बड़े चलते थे, वो जनता के मुद्दों पर बात होती थी, विधायक अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएँ होती थी वो लाते थे, मंत्री के पास रखते थे, सभापति के सामने रखते थे और अपने वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी विधानसभा में। लेकिन अब वो बातें सारी खत्म हो गई। अब तो लड़ाई इस बात की होती है कि मेरे क्षेत्र में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इस ठेकेदार को काम क्यों नहीं मिला, रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और जनता भी इस बात को समझती है कि अब जनता की बात रखने वाला ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारी बात को रखता हो। पहले नेता हुआ करते थे, आडवाणी जी हुए, राजीव गांधी जी भी हुए, इंदिरा गांधी जी भी हुई, उनकी बातों पे अगर कहीं वो पहुंचते थे तो भीड़ लग जाती थी, लोग अपने खर्चे पे वहां पहुंचते थे। अभी 2003 से पहले हम देखते तो उमा भारती भी फायर ब्रांड नेता थी, तो उनको भी सुनने लोग जाया करते थे। अभी चूंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, सुनने जाते हैं, तो अब ऐसा कोई नेता। जी, मैं आपको थोड़ी देर रोक रहा हूं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जनता की बात नहीं हो रही है, लड़ाई वर्चस्व की है। राम पांडे जी आप तक सीधे सीधे आते हैं और सवाल यही कि वर्चस्व की लड़ाई में जनता आखिर कब तक तितर बितर होते रहेगी। आप लड़ते हैं कि आपको ये चाहिए, दूसरी पार्टी ये लड़ती है कि उसे ये चाहिए, अपने अपने हक की बात सारी पार्टियां तो करती है, जनता की बात आखिर करेगा कौन। और एक सवाल और आपसे कि आपने जो बात कही कि जो नेता जिनके दामन में दाग लगे होते हैं दूसरे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो साफ हो जाते हैं, तो वो नेता होते कौन है? कांग्रेस से ही नेता तो जा रहे हैं उसमें। जी देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की झूठ की, फरेब की, खरीद फरोख्त की, पैसे की राजनीति चलती रहेगी, तब तक देश बर्बाद होता रहेगा। इनकी बातों में उलझा रहेगा, ये जुमले देते रहेंगे। जनता फंस जाती है कि 15-15 लाख देंगे, जनता फंस जाती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता फंस जाती है स्मार्ट सिटी देंगे, जनता फंस जाती है खाते में पैसे डालेंगे, उसके बाद महंगाई बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है। चुनाव जैसे ही खत्म हुए टोल टैक्स बढ़ गया, चुनाव जैसे ही खत्म हुए जो जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ इसका जो रिचार्ज है वो दुगना हो गया है। तो अल्टीमेट वसूली जनता से होती है। ये हारने जीतने की बात कर रहे हैं, इनको तो डूब कर मर जाना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को। अयोध्या में हार गए, अयोध्या में हारे जैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को किसी कुएं में जाकर मर जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मोहन यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस अयोध्या के नाम पर ये राजनीति करती है वहां इनकी नाक कट गई। चित्रकूट के नाम पर राजनीति करते, सरकार तो बना ली तीसरी बार, इलाहाबाद में नाक कट गई, प्रयागराज में नाक सरकार कट तो गई, बना ली। रामेश्वरम में इनकी नाक राम कट पांडे गई। जी उनका कहना है अयोध्या हार गए तो क्या हुआ, सरकार बना ली, सियासत की जो शीर्ष स्थान है वो उनके हाथों में है। नरेंद्र मोदी जी तो हारते हारते बचे, तो ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अहंकार इनका तोड़ा है, घमंड इनका तोड़ा है, संविधान को जो खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है, लोकतंत्र को जो खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। ये खरीद फरोख्त की राजनीति ही ये लोकतंत्र को खत्म करना है। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दल बदलुए, जब तक आप इनको चुनाव नहीं हराएंगे, चाहे हमारी पार्टी में क्यों ना आए, चाहे हमारी पार्टी से कोई क्यों ना जाए,
दल बदलुओं को जब तक जनता चुनाव नहीं हराएगी, ये दल बदलू पैसे की खातर, मंत्री पद की खातर, लालच के कारण, डर के कारण ये बदलते रहेंगे। तो ये जो है जनता ही इन दल बदलुओं को सुधार सकती है। और अभी जहां जहां दल बदलू चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए। रामनिवास रावत जी की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, मंत्री बन गए हैं, अब देखना उनके पास पैसे की बारिश होगी। बिल्कुल उनका जो ये तो हर सरकार के हालात हैं। राम पांडे जी किसी एक सरकार पर इसका आरोप नहीं दे सकते हैं। सरकार किसी की हो, जनता को कहीं ना कहीं तितर बितर होना ही पड़ता है। समझौता अक्सर जनता ही करती है। चलिए, कार्यक्रम और चर्चा के अंत में एक आखिरी टिप्पणी आपसे, आखिरी प्रतिक्रिया इस बात पर कि जब शपथ ग्रहण के बाद ये सियासत का दौर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब एक मुख्य कारण बताते जाइए राम पांडे जी। आप बहुत बड़े नेता है, आपके पास लंबा अनुभव भी है। प्रतिक्रिया इस बात पर कि आखिर क्या कारण है इतने बड़े नंबर ऑफ लिस्ट जब हम देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले भी या उसके बाद भी लगातार कांग्रेस का जो खेमा है वो कमजोर नजर तो आ रहा है। आप माने या ना माने, ये सामने पूरी जनता को दिख रहा है कि लगातार किस तरह से आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है क्या आने वाले उपचुनाव या आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले लोकसभा में, क्या कुछ मंथन चल रहा है आपके भीतर कि आपके जो ऐसे बड़े नेता हैं, देखिए रावत साहब खुद 6 बार विधायक का चुनाव जीते हुए, एक ऐसे बड़े नेता का आपके दामन से निकल के जाना और उसके बाद आपके तरफ से बयान आना कि इनकी आवश्यकता नहीं थी हमें, यानी जब तक थे जरूरत थी, निकल गए मोहब्बत नहीं। इस पर क्या कुछ मंथन चल रहा है कांग्रेस में? आखिरी प्रतिक्रिया राम पांडे जी। पूरे देश को, प्रदेश को अपनी झूठी चिपड़ी जो मक्कारी से पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता घर नहीं बैठाएगी तो जनता ऐसे पीड़ित प्रताड़ित होती रहेगी। तो मेरा तो जनता से विनम्र निवेदन है, जागरूक हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी की ये चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने बेरोजगारी दर बढ़ा दी है, महंगाई दर बढ़ा दी है, सब कुछ देश का और प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। चलिए राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में। और साथ ही अजय धौले जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत की। और साथ ही प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में बहुत ही बखूबी तरीके से लोगों को बताया आखिर वो जो दल बदल कानून है उसके तौर पर किस तरह से उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हालांकि इस विषय पर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्म नज़र अभी भी आ रही है। जैसे ही रावत ने विधानसभा में आज मंत्रिमंडल की शपथ ली, उसके बाद से कांग्रेस बौखलाई नजर आई और उन पर सवाल और निशान दोनों लगाते हुए नजर आई। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहे इंडिया हाइट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।